चलिए दोस्तों, आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास एनसीईआरटी क्लास 3 की क्लास है, जिसमें हम सब ईवीएस को कवर करेंगे। यह क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में आपका ईवीएस सब्जेक्ट जो है एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 पर ही आधारित है। अगर आप ये सारे क्लासें बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ईवीएस में बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगी और बहुत आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। इसलिए हम सब यह क्लास बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। हम चैप्टर को समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 24 चैप्टर हैं। क्लास 3 की एनसीईआरटी में ईवीएस में टोटल 24 चैप्टर हैं, जिसमें आज हम सब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, अगर आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक हम सब चाहेंगे, अगर जितना भी ज़्यादा हो जाएगा आज हम सब कवर करेंगे। इसमें कुछ चैप्टर हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है डाल डाल पर ताल ताल पर, पौधों की फरी, या फिर पानी रे पानी, हमारा पहला स्कूल, छोटू का घर। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। हम सब पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। कौन बोला? पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पे लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। ऐसा कौन बोला? पूनम बोली। अब यहाँ पे समझने की बात है दोस्तों कि यह पूरा चैप्टर ही क्लास 3 के बच्चे पर आधारित है। आपको इसका जवाब क्लास 3 के बच्चे को ही समझकर देना होगा। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, क्लास पूनम को पता है कबूतर और कौवे में फ़र्क कर पा रही है, क्योंकि तभी तो वह कह रही है कबूतर और कौवे की है। कौवे की मतलब उसे इन दोनों पक्षियों का फ़र्क है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ पक्षी दिए गए, कुछ जानवर हैं, उसको समझने का आप प्रयास करिए। फिर हम आगे नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, कह रहे हैं कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल न पढ़ाया जाए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आप सिर्फ बच्चों को क्लास में बैठा कर ही मत पढ़ाइए। आप सिर्फ क्लास में बैठा के पढ़ाएंगे तो और चीज़ों नहीं जान पाएंगे। उनको भ्रमण विधि से पढ़ाइए, कहानी विधि से पढ़ाइए। इस तरीके से जब आप उनको शिक्षण कराएंगे तो वो और अच्छे से सोचने का प्रयास करेंगे और उनका मानसिक दिमाग और भी ज़्यादा तेज होगा। वही कह रहे हैं कि उनको बाहर के भी चीज़ के बारे में पता चले। बाहर ले जाकर उनको दिखाइए, कोई चीज़ है आप भ्रमण कराइए उनको, कहीं पे ले जाके वहाँ पे जब वो साक्षात अवलोकन करेंगे, प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छी से समझता है और वो हर समय उस पूरी लाइफ नहीं भूलेगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में, जो चीज़ सामने से देख कर समझेगा। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कह रहे हैं, जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया। क्या उठाया दोस्तों? पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। वो क्या था दोस्तों? बीट था। बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। कौन सोचा? पूनम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ जानवर हैं, इनके नाम लिखने को बोल रहे हैं कि पूनम ने तालाब में किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। आप ऐसा क्लास 3 के बच्चे से बोल सकते हो। आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों से कह सकते हैं हाँ आप तो इस बच्चे जिसमें जितने भी जानवर इसमें दिख रहे हैं उनका नाम लिखकर आपको लाना है। इस तरीके से आप उनको काम और या फिर होमवर्क का काम दे सकते हैं। फिर आगे समझते हैं। कह रहे हैं कि किताबों में जानवर शब्द का इस्तेमाल है। क्या है? जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों से है। किसे है? सभी तरह के जानवर।
कीड़े हैं, पक्षी है, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। जानवर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है दोस्तों? कीड़े मकोड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र के में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चे को विभिन्न जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि आप समझिए दोस्तों कि क्लास 3 का बच्चा 8 साल का है तो वह सभी जानवरों का वर्गीकरण नहीं कर पाएगा कि कौन स्तनधारी है, कौन जल में रहता है, कि मतलब इस तरीके से वह वर्गीकरण नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पे जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया और सभी को जानवर ही समझ रहा है कि हाँ सभी जानवर हैं। आप बच्चों को इस तरीके से जब सभी जानवरों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहेंगे तो वह जब जानकारी इकट्ठा करेगा तो सब तभी वह जब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करेगा तो भी समझ पाएगा ना कि हाँ कौन से जानवर कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। इसके बारे में हम और नीचे समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। ऐसा बच्चे से आप करवा सकते हैं कि हाँ बच्चे से कहिए कि हाँ आप किन किन जानवरों को देखें वहाँ पे, इस तरीके से बताइए आप। यहाँ पे कुछ काम दिया गया जो कि आप बच्चों से आप करवा सकते हैं इसको। यहाँ करें जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। यहाँ पे रहने की बात कर रहे हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। वही कह रहे हैं जानवरों के रंग, रूप, चाल आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों को विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य दोस्तों कि अभी कोई छोटा बच्चा है, वह कुत्ता देख रहा है, कुत्ता उसके आगे बगल हर समय रहता है, लेकिन जब कभी बंदर आ जाएगा तो तुरंत बंदर और कुत्ते से तुलना करने लगा। ये तो जानवर है, ये कुछ नहीं करता, बहुत शांत रहता है, बैठा रहता है, लेकिन बंदर आया तो उछल कूद ज़्यादा कर रहा है। मतलब तुरंत वह वर्गीकरण वहाँ पे करने शुरुआत कर देता है। क्योंकि एक जानवर उसके साथ ही रह रहा है, उससे हट के एक जानवर आ गया, मतलब दोनों समझ रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि वह ज़्यादा चंचल है और ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, ये शांत है। इस तरीके से जब वह अलग अलग करने लगेगा तो यही होता है वर्गीकरण। मतलब सभी जानवरों में वर्गीकरण कर पा रहा है। कुछ रंग के आधार पर कर लेगा, कुछ काला है, कुछ सफ़ेद है, इस तरीके से कुछ चाल के आधार पर कर लेगा। इस तरीके से वर्गीकरण होता है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, सब बच्चों का काम है, अब इसे करा सकते हैं। जब यहाँ कुछ जानवर को अधूरे चित्र दिए हैं, उन्हें पूरा करके इनके नाम नीचे लिखें। अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चित्र हैं, इसको आप पहले समझ लीजिए। इसमें आपको देखना है कौन सा चित्र हाथ से बना है, वो उंगली से है, कौन अंगूठे से है, इसमें यही आकलन करना है। अब देखिए, अब जब इस तरीके से आप काम देंगे बच्चों को कि बच्चों इसमें देखिए, इसमें कौन सा आपका अंगूठे से लग रहा है, कहाँ अंगूठे का निशान है, कौन सा उंगली का लग रहा है, वह ज़रूर सोचेगा, बहुत ज़्यादा कल्पना करेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा और समझने का प्रयास करेगा ना। हाँ अंगूठा बड़ा होता है, इसका निशान लगेगा तो बड़ा रहेगा, उंगली पतली होती है तो पतला रहेगा। इस तरीके से जब वो अवलोकन करेगा तो बहुत अच्छे से समझेगा वो। आगे यही कह रहे हैं, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना। कहाँ पर? अंगूठों और उंगलियों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अब जब इसी तरीके से आप उनको घर के लिए काम देंगे या फिर यहाँ क्लास में करवाएंगे तो वो बहुत उत्सुकता से करेंगे और उसमें उनकी दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए इस तरीके से उनसे काम कराना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने
मन में चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ये कुछ चित्र हैं, करें कि इसे बच्चे देखें और इसे पूरा करें, बनाएं। जब इसे आप समूह में बनवाएंगे तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के देख देख के इसे और अच्छे से बनाने का प्रयास करेगा, देखेगा कि बगल वाला अच्छा बना रहा है, हम भी इससे अच्छा बनाएं। इस तरीके से गतिविधियां कराना चाहिए बच्चों को। हर चीज़ आप लिखित ही माध्यम से नहीं करा सकते, आप कुछ उनसे उनकी गतिविधियों द्वारा कराएंगे तो वह आपका बहुत ही उनके लिए लाभदायक होगा। यहाँ पे समझते हैं, करें जिक्सा में एक किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसका नाम क्या है? जिक्सा है। अब इसको हम समझते हैं। करें यह गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। किस पे? अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। चलिए हम सब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो हम सब ऊपर भी देखें जिक्सा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि अब तुम भी किसी जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ। चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। पहले आप एक चित्र बनाइए, चित्र को आप एक गत्ते पर चिपका दीजिए। गत्ते को जानवर के आकार में काटो। अब इस गत्ते को आड़े तिरछे टुकड़े में काटो और टुकड़े को अलग अलग करके अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहो। उनसे जानवरों के नाम भी पूछो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, आप पहले तो कोई चित्र बनाइए। मान लीजिए आप इन्हें चित्र बना लिया, फिर जिस डिजाइन में वह जानवर है फिर उस डिजाइन में काट लीजिए। फिर उसके बाद उसको अलग अलग डिजाइन में काटिए, थोड़ा टफ डिजाइन में काटिए, ताकि उसको जोड़ने में बच्चे को ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रयास रहे। ऐसा नहीं कि आप एकदम सरल में सीधा सीधा 4 भाग में काट दिए, बच्चे सीधा जोड़ दे दिए, सर बन गया। इस तरीके से नहीं, थोड़ा आड़ा टेढ़ा काटिए ताकि वो लगाने में सोचे कुछ। आगे समझते हैं। करें जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से ही जोड़े जा सकें। बच्चों को इस तरीके की गतिविधियां कराने के मौके दें तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। जब आप बच्चों से इस तरीके से गतिविधियां कराएंगे तो बच्चे का सोचने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और वह जोड़ने का प्रयास करेगा। कभी जोड़ेगा, सर नहीं रहेगा, फिर सर वहाँ से उठा के वहाँ पर करेगा, पैर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जब वह काम करता है तो उसका दिमाग का डेवलप बहुत तेज़ होता है। चलिए हम सब आगे देखते हैं। अगला चैप्टर आपका आ गया दोस्तों, पौधों की परी। अब देखिए यहाँ पौधों की परी की बात कर रहे हैं। पहले हम इसके जो लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। क्या बन जाती हूँ दोस्तों? पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है कि किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सभी बच्चे पौधों को छूने भागे। अब इसका अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे इस चैप्टर में पौधों की बातें कर रहे हैं। हाँ, आपको पौधे के बारे में इसमें बताएंगे। हाँ, कि बच्चे को आप पौधे के बारे में नॉलेज दीजिए, पौधे के बारे में जागरूक करिए। इसमें एक खेल खेल रहे हैं, इसी खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे। अम्मू क्यारे में लगे गेंदे के पौधों को पकड़कर बैठ गई। कौन? अम्मू। शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया और माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। अब ऐसी गतिविधियाँ कराने का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब आप क्लास में पढ़ाने बच्चे को इस तरीके से गतिविधियाँ कराएंगे, हाँ, आप कोई भी जाकर कोई भी पेड़ पकड़ लो, वो पकड़ लेगा, फिर उसको
आप कहिए कि आप सोचिए यह पेड़ कौन सा है, इसके नाम क्या है, इसकी पत्ती कैसी है। इस तरह की गतिविधियाँ आप जब कराएंगे एक स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है और वो सोचता भी है, और घर पे भी जाएगा तब भी सोचेगा आज सर हम सबसे ऐसा काम कराएं कि हमने एक पेड़ पकड़ा था उसके बारे में पूछें। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ना कि आपने जिस पेड़ को पकड़ा है घर पे जाकर इसके बारे में 4 शब्द लिख कर लाइए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम आगे समझते हैं इस कहानी को। बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है, आपने यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है। आगे हम देखते हैं। फिर कह रहे हैं कि दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग हैं। देखो वही हमने जब आपको बोला ना कि इस तरीके से आप उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ाइए। शबनम बोली, दीदी आप तो बहुत छोटे छोटे पौधे पर बैठी हैं। कौन बोला है? शबनम बोली। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ और पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या तो बहुत पतला हो। फिर बच्चे ने वही काम किया। बच्चे फिर भागे भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाया गया पेड़ जितना मोटा हो? माइकल को खेल में बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था। ये ऐसा खेल जब आप कराएंगे माइकल को अच्छा लगने लगा, क्योंकि वह सोचने लगा कि अगर हम परी हम बन जाते हैं, हम भी बच्चों पर अपना हुक्म चलाएंगे और बच्चों जो बोलेंगे बच्चे वही करेंगे। फिर आगे कह रहे हैं कि अब मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी का आदेश का इंतजार। अब कौन बन गया परी? माइकल बन गया। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं लाना है। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठाकर ले आए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो आपने पेड़ से बच्चों को कनेक्ट किया, पेड़ के बारे में बताया, सभी बच्चे ने पेड़ को पकड़ा, कुछ पेड़ मोटे पातल जैसे भी थे सभी ने काम किया। फिर अब उसको पत्ते से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट कर रहे हैं। पहले एक दीदी थी, फिर उसमें की, फिर उसी जिससे करा रहे थे उसी में से एक बच्चे को पकड़कर उससे अब वो करा रही हैं कि आप पौधों के परी आप बन जाओ, अब आप कराओ। जब इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे एक दूसरे से कनेक्ट करके, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। फिर अब परी के बाद माइकल के बाद दूसरा कोई बनेगा। इसी तरीके से जब क्रिया करेंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी होगी और वो अच्छे से सीखेंगे। आगे हम समझते हैं पॉइंट को। कह रहे हैं बच्चे यह खेल खुद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। आगे हम सब बढ़ते हैं। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? माइकल वही पत्ती लाने के लिए बोला था ना। जब पत्ती सभी बच्चे अलग अलग पत्ती लाएंगे, जाहिर सी बात है, जब पत्ती अलग अलग लाएं तो अब उनको देखिए, अब उसको कनेक्ट कर रहे हैं। आप चेक करिए कौन पत्ती कैसी है, कौन पत्ती बड़ी है, कौन पत्ती का डिजाइन कैसा है। अब देखिए उनको पेड़ का ज्ञान हो गया, पत्तियों का ज्ञान दिला रहे हैं सिर्फ खेल खेल के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सब्जेक्ट में भी ये भी है कि किंडरगार्टन विधि। अब आप सबको पता ही होगा किंडरगार्टन विधि का मतलब ही होता है कि खेल विधि के नाम से भी हम उसको जानते हैं। अब इसमें भी बच्चों को खेल के ही माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। इसको भी आप जान लीजिए, किंडरगार्टन जर्मनी भाषा का, किंडर शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है खेल विधि। अगर कभी भी एग्जाम से आपके एग्जाम में पूछता है कि हाँ खेल विधि का किंडरगार्टन कैसी विधि है, इसको हम खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतिपादक कौन किए थे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके प्रतिपादक फ्रोबल के द्वारा किया गया था।
चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है और कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, कोई पीला है, कोई लाल बैगनी है। एक पत्ता तो हरा है, उसमें सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा है, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। कौन बोला? अम्मू बोली। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना, अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। अब इसकी हम कुछ समझ लेते हैं, पॉइंट जो दिया गया है। करें, अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चों विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम पता कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस अगर पूरा हम इसका निष्कर्ष समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अब बच्चे, जैसे कुछ चीज़ें तो बच्चे के सामने होती रहती, कभी ध्यान नहीं देता बच्चा, क्योंकि उसका दिमाग अस्थाई नहीं रहता। छोटा बच्चा का दिमाग हर समय इतना चंचल होता है कि वो कहीं ना कहीं हर समय दिमाग सोचता रहता है। लेकिन जब इस तरीके से गतिविधि कराएंगे, वो सारे बच्चे द्वारा इकट्ठा किए गए, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने अलग अलग तरह के पत्ते लाए हैं, सभी देखेंगे ना कि हमारा पत्ता किसका है, इस तरीके से इसका पत्ता गोला है, इसका पत्ता चौड़ा है, वह तुरंत ध्यान देगा और वह इस गतिविधि को पूरी लाइफ नहीं भूलेगा और हर समय वह ध्यान देगा, हाँ इस पेड़ का पत्ती इस तरीके से होती है। या फिर आप उनको ऐसा भी कह सकते हैं, आपने जो पत्ती लाया वो पत्ती ले जाइए घर पे, इसका नाम लिख के लाना है, आपको इसके बारे में लिख के लाना है, या फिर इसका आकार समझ लीजिए। मतलब इस तरीके से गतिविधि आपको कराना चाहिए। यहाँ पे वही कुछ कहानी जो दीदी ने कविता सुनाया था, वही नीचे कविता है। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले। ये पत्ते, यहाँ पे पूरे पत्तों की बात करें, पत्तों पे ये कविता सुनाए गए हैं। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने जो कविता ऊपर सुना, करें बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद कराने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चों को एक साथ साथ गवाएं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य, आप पूरी क्लास में बच्चे से कोई भी काम जबरी नहीं कराएंगे। अगर बच्चे याद कर पा रहा है ठीक है, नहीं याद कर पा रहा है तो 2-4 बच्चों को समूह में याद करवाइए, आप उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइए ताकि वो याद करें। लेकिन ये कहिए कि आप उनको डंडे के बल पे याद करवाएं या फिर जबरी याद कराएं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। चलिए हम सब आगे देखते हैं। करें, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। देखिए दोस्तों, जस्ट हमने सब जो ऊपर कविता देखा, अगल बगल आप देख रहे हैं ना, इसमें करें रंग भरने के लिए करें। इसमें जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे, हर पॉइंट का एक अलग ही मतलब होता है। हर पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। करें, कुछ पत्ते इकट्ठा करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, इस सूखे पत्तों से ही बने हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैसे कनेक्ट किया, पहले तो पेड़ से कनेक्ट किया, फिर पत्ती से कनेक्ट किया, फिर अब कह रहे हैं कि अब ऐसा भी कह सकते, जो पत्ते लाए रहेंगे बच्चे लाएंगे, फिर उसको आप कहिए, उसको मसलिए, मसलने के बाद उसको सूंघिए। अगर फिर आपको कभी इस तरीके से कोई सूंघ के पत्ता दे दे, आप सूंघ के बता सकते हो ना कि कौन सा पेड़ का पत्ता है। उसको किस तरीके से कनेक्ट किए, एक दूसरे से ले जाके कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीख रहा है और वह, ताकि उसका ज्ञान दूर तक चले, वह जल्दी ना भूले। आगे कह रहे हैं कि तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। अब बच्चों से आप कह सकते हैं ऐसा करने के लिए
कह रहे हैं मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, इंदौर मध्य प्रदेश, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। अगला पॉइंट हम समझते हैं। दीदी ने सबको पत्ते और तनों की छाप लेना भी सिखाया। पत्तों और तनों की छाप लेना सिखाया। देखो कैसे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे से गतिविधि यहाँ पे इस तरीके से करा सकते हैं। बहुत करें, एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या ज़मीन पर रखो। ध्यान रहे कि जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई हैं उसे ऊपर की तरफ रखना है। कागज़ के पत्तों पर रखो, कागज़ को पत्ते पर रखो। अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो। पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं है। जब इस तरीके से आप करेंगे, एक पहले आप पेपर ले लीजिए, कागज़, और आप एक पत्ता ले लीजिए। पत्ता का जो ऊपर की नस वाले भाग होता है उसे आपको पलट के नहीं वैसे ही रखना है। उसके ऊपर आप पेंसिल या मोमी से हल्का हल्का रगड़ेंगे तो फिर वह पत्ता पूरा उसमें छप जाएगा, पेपर में छप जाएगा। फिर आप उसको यूज करिए। आगे देखते हैं। कह रहे हैं अब इस तरह किसी तने की भी छाप लें। इसके लिए एक कागज़ को पकड़कर तने पर रखो और उससे पर रंग फेरो। देखो तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप पर बन गई। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो। क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है? कौन से पत्तों की छाप अच्छी बनी है? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? इस तरीके से जब गतिविधि कराएंगे और उनसे पूछिए कि हाँ आपने इसको कैसे किया, कितना, दोनों की तुलना में आप पेड़ का भी लेकर आइए। पेड़ के पत्तों की तुलना में कौन ज़्यादा आसानी से बन गया, कौन लेट लगा। इस तरीके से गतिविधियाँ करेगा बच्चा अच्छे से सीखेगा। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिया गया है। कह रहे हैं कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें कि पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभव को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। अगला पॉइंट हम समझते हैं। कह रहे हैं किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसा पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वो छोटे थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते। यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे बहुत बार क्वेश्चन बना है। इसे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप किसी बुजुर्ग से पता करिए कि उनके वह जब बचपन में थे तो उस तरीके से पेड़ पौधे दिखते थे, अब वो नहीं दिखाई पड़ते, तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे होगा। चर्चा कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में लिख सकते हैं। मतलब इसी तरीके से बहुत सारे विकल्प देंगे। उसी विकल्प से आपको चॉइस करना होगा। अब देखिए उस वृक्ष के बारे में आप तो चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में उनकी विशेषता भी लिख सकते हैं, वह हानिकारक है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते, उस पर प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या कोई ऐसा पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं? पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। एक लंबी दोस्ती। यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछो। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहो? इस तरीके से आप बच्चों को कहेंगे तो बच्चों से लगाव होता है। बच्चे गतिविधियाँ करने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। बस ज़रूरत होती है उन्हें कोई गाइडलाइन करें। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से? इस पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? इस तरीके से तमाम आप गतिविधियाँ बच्चे से करा सकते हैं।
अगला चैप्टर आपका आ गया पानी रे पानी। इसमें कविता कुछ दिया गया है, हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पोते हैं, सॉरी, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओ सहे बर्फ कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। आगे कह रहे हैं सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते झल झल झल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है। ये पानी पे कहा कविता था, इसको हमने समझ लिया। अब इसको हम समझते हैं आगे। कह रहे हैं कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, इससे अपने समुदाय में ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, इस कविता में हर चीज़ को शामिल किया गया है। पानी के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि उस हर पॉइंट को बताया गया है कि मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। मतलब हर पॉइंट को लेकर बच्चे को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया गया है कि पानी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको क्वेश्चन आपके पॉइंट बेस से ज़रूरी नहीं है, आपके पॉइंट बेस से एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी पॉइंट ज़रूरी है हम उन्हीं सबको कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ वही करें, कहाँ से मिलता है पानी। तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब, कुएं के बारे में पढ़ा है, इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो, तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर लगाओ, मतलब निशान लगाओ। वही करें कि आप कुएं से झील से पानी आता है, कुएं से, तालाब से, झरना से, सागर से, नदी से, नहर से, ट्यूबवेल से, नल से, नलकूप से, टांका से या फिर गर्मसोता से। इस तरीके से आप उनको घर के लिए काम दे सकते हैं। क्या तुमने कभी ज़मीन में से गर्म पानी निकालते देखा है? अगर हाँ तो कहाँ? क्या तुम्हारे गांव या शहर में नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? देखिए, अब आपको इसमें पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में बच्चों को सिर्फ गतिविधियों पर ही जोर दिया गया है। आप पे 2 लाइन पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा आपको उनकी गतिविधि करना है, क्योंकि हर पॉइंट में आपको गतिविधि मिलेगी। आप गतिविधि के जरिए बच्चों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हाँ किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से नहीं करना है। अब वही कह रहे हैं, अगर आपके शहर में कोई नदी बहती हो तो उसका नाम लिख लाइए, या मतलब कुछ हर चीज़ को आप होमवर्क काम आप उसको ऐसे ही दीजिए कि बच्चों को, छोटे बच्चों के, हाँ जो उसके परिवेश से जुड़ा हो, जो है गतिविधि करके सीखे। नीचे भी यह भी कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, इसको आप लिख के बच्चे को बोलिए हाँ लिख लाइए। तालाब से आता है कि नहर से आता है कि या फिर नल से आता है। इस तरीके से वह सब बच्चे को दीजिए कि सब बच्चे अपने घर से काम करके लाएं। तुम्हारे घर में पानी लाता कौन है, पानी का यूज क्या क्या होता है, इससे गतिविधियाँ कराएं। नीचे करें कि कई जगह हैं कुछ लोग को आम स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कुछ जगह जो है कुछ लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता, इसके बारे में आप बच्चों से चर्चा कीजिए कि ऐसा भेदभाव ना रहे, सब लोग समान हैं, सबको समान अधिकार है, समान। ऐसा नहीं कि कोई अलग कास्ट का है तो उसको पानी नहीं लेने देंगे या फिर को हम पहले लेंगे, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए, वो भी इसमें कह रहे हैं कि उसमें रंग भरो जिनमें पानी भरकर आप रखते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पॉइंट कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों से पानी भर कर रखा जाता है तो कापी और उनका चित्र बनाओ, उनका नाम लिखो।
आगे कह रहे हैं कि किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा और किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, यह तुम कैसे कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चों बताओ आप इसमें बताइए, इसमें इतने चित्र में कौन किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा और किस में सबसे कम आएगा। ये तो यहाँ तक तो सभी बता लेंगे, हाँ इसमें कम आएगा, एक मिनट, इसमें सबसे कम आएगा, इसमें सबसे ज़्यादा आएगा, बता देंगे। अब आपको बताना क्यों। अब इसको देखिए उसके आयतन आकार से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप बताइए ये इसमें पानी कम आएगा, ठीक है कम तो आ रहा है, लेकिन क्यों कम आ रहा है। बच्चा जब इस तरीके से आप देंगे क्वेश्चन तो सोचेगा हाँ क्यों कम आ रहा है, उसके दिमाग में अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग आंसर बताएगा। बहुत सही है, चाहे गलत बताए या चाहे सही बताए उसका सम्मान करना चाहिए आपको। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला कहानी इसमें बता रहे हैं कि हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए और छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना को एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली अंकल आपने मुझे तो कम दिया, तुम्हें क्या लगता है कि क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। आगे हम देखते हैं आगे कुछ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 बच्चे थे, उन्हें अंकल जी ने दिया पानी पीने के लिए, पहले 2 गिलास में बराबर दिया, फिर वो बच्चा बोला नहीं नहीं हमको कांच के गिलास में चाहिए, तो वही एक गिलास का पूरा निकाल के एक आधी गिलास मतलब बड़ी गिलास के अपेक्षा आधा ही था उसमें दे दी और उसमें पूरा वो आ गया। फिर अगले वाले बच्चे को लगना लगा कि हमको कहीं कम दे रहे हैं, इसमें यह गिलास बड़ी है या गिलास आधी है उसकी, लेकिन तब भी इसमें पूरा आ गया, मतलब हमारी गिलास छोटी है। लेकिन उसको यह नहीं पता है लंबाई में हमारी गिलास छोटी है लेकिन चौड़ाई में हमारी गिलास उससे ज़्यादा है, इसलिए हमको आधे ही गिलास में हो गया। इस तरीके से जब आप बच्चे को नॉलेज देंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। कह रहे हैं कि छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं, बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने का मौका दें। अगला चैप्टर है आपका हमारा पहला स्कूल। क्या है दोस्तों, हमारा पहला स्कूल। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है। वह है हमारा परिवार। यह पॉइंट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में जब भी पूछे कि बच्चे का पहला स्कूल कौन होता है तो यह होता है आपका परिवार। आप कभी भी विद्यालय को टच मत करिएगा, इसमें हर समय आपका आंसर एक गलत हो जाएगा। बालक का पहला स्कूल होता है उसका परिवार। हम परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है बालक का पहला विद्यालय क्या हो गया, उसका परिवार हो गया, और उसकी पहली शिक्षक कौन होगा दोस्तों, उसकी माँ होगी। बच्चा विद्यालय जाने से पहले जो बहुत सारी गतिविधियाँ सीख के जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा कोरी पटिया होता है विद्यालय जाता है तभी विद्यालय वाले सिखाते हैं कि आपके मम्मी पापा ये हैं आपके हैं, मतलब उस सामाजिक गतिविधियाँ बच्चे के पास पहले से ही उपलब्ध हो जाते हैं विद्यालय जाने से पहले, क्योंकि वह चाचा पापा में अंतर कर लेता है, मम्मी मौसी में अंतर कर लेता है। इस प्रकार से सारी गतिविधियाँ वह सामाजिक गतिविधियाँ समझ जाता है विद्यालय जाने से पहले। यहाँ परिवार के नाम लिखने के लिए कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें से 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है।
वही कह रहे हैं कि दो लोग आपस में एक जैसे दिख रहे हैं तो इनका दोनों का रिश्ता क्या हो उसको आपको बताना है। अगला है पॉइंट दोस्तों, कह रहे हैं कि बच्चों से अपने परिवार वाले के हंसने गाने हंसने गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, अगर अगर इस तरीके से गतिविधि होगी दोस्तों तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरीके से गतिविधि में बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे से सोचता है और उसको करने का भी प्रयास करता है। अगला चैप्टर है छोटू का घर। किसका घर? छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया। कहाँ गया दोस्तों? मुंबई आया। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, पहले उसको समझ लीजिए आप सब। यहाँ कुछ देख रहा है, फिर वहाँ बैठा है, यहाँ एक पुलिया है उसमें बैठ गया, फिर वहीं पे रहने लगा। यहाँ पे कुछ बाहर बना रहा है। अब इसको हम समझते हैं। चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है। किसकी? छोटू की। देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप को किस तरीके से तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्से में बांटा? छोटू के इस घर के कौन से हिस्से ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मकान और घर में अंतर बताने को बोल रहे हैं। मकान, ये पहला अगर अब अच्छे से पढ़ेंगे तो पहला ही पॉइंट से क्लियर हो जा रहा है। मकान कब घर बन जाता है? कहने का तात्पर्य है मकान बनाया जाता है लेकिन घर में लोग रहते हैं। घर बसाया जाता है, मकान को बनाते हैं लेकिन घर को बसाते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे कुछ गतिविधि बच्चे से कराने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्से का प्रयोग किया गया है। घर का हिस्सा विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। यह घर की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। आगे कुछ कविता दिए हैं, कहानी जिसको हम समझते हैं। सदा तो एक बच्चा है जो कह रहा है, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह है सिर्फ हमारा अपना। लेकिन माँ कैसे मैं मानूं, घर तो यह कितनों का अपना। देखे तो कैसे चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो, चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। एक बच्चा है जो माँ से कह रहा है, माँ तो आप तो कह रही थी कि घर हमारा ही है, लेकिन इसमें ये भी तो हैं, इनका घर नहीं है। अब आगे हम समझते हैं। क्या आप जानते हैं चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। चूहे में देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने में, छूने में स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, आगे इसी का अगला लाइन है, इसीलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से
जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। अब आगे हम समझते हैं दोस्तों टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा है। वह उससे बात भी नहीं कर रहा है। सिम्मी बोली, क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए अब दोस्तों जाहिर सी बात है, क्लास 3 का बच्चा है, उसे हर चीज़ का नहीं नॉलेज होता है। वही टॉयलेट का उपयोग के बारे में से चर्चा कर रहे हैं। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का उपयोग ठीक से क्यों नहीं करते हैं। बिल्लू, मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो। अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हैं। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। आगे हम सब देखते हैं। क्या तुम जानते हो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। कब? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज है। स्वच्छता जो है दोस्तों हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज है। इसको हम सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लोग गंदगी करें एक लोग साफ करें, तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अब बिल्लू टॉयलेट अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता है। आगे कह रहे हैं कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। नीचे कुछ यहाँ पे आपको घर दिखाए गए थे। अब देखिए इस तरीके से आप जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, बच्चे का घर सजाया जा रहा है, तो उसमें आप कह सकते हैं ना आपका घर अगर बच्चे का घर सजाया जा रहा है, क्यों सजाया जा रहा है, क्या फेस्टिवल है, क्यों मनाया जाता है, पूरी डिटेल इस तरीके से जब आप जोड़ के आप बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे दिवाली आ गया, दिवाली आने वाला है, घर की साफ़ सफाई हो रही है, तो आप बच्चे से पूछिए क्या आपके घर में साफ़ सफाई हो रही है। जाहिर सी बात है बच्चे कहेंगे हाँ साफ़ सफाई हो रही है। तब आप बच्चों को कनेक्ट करिए, आखिर साफ़ सफाई क्यों हो रही है, किस लिए होता है, इस दिन क्या होता है, कौन सा त्यौहार है। आपको कुछ नहीं बताना होगा, बच्चे हर चीज़ खोज कर पूछ कर सब ला के आपको बताएंगे। आप एक दिन पूछिए घर की सफाई हो रही, कहेंगे ही हाँ सफाई हो रही। आप कल पूछ के आइएगा क्यों सफाई हो रही है, बच्चे पूछ के आएंगे बताएंगे आपको सर इसलिए सफाई हो रही, दिवाली आ रही। फिर आप बोलिए कि दिवाली क्यों आ रही है, आप कल पूछ के आइए दिवाली क्यों आ रही है, आप उसको बताइए। फिर इस तरीके से आप जब आप गतिविधि कराएंगे, आप उनको होमवर्क के बजाय आप यही दीजिए उनको कि वह जाके ऐसे काम करें, घर पे पूछ के आएँ। अगला चैप्टर है खाना अपना अपना। कल रात मैंने बाजार की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल भात बनाया था, मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ ने तो माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छे थे। मेरी माँ जिस घर में काम करती थी वहाँ से नूडल्स लाई, सबको मज़ा आया। अब देखिए दोस्तों बच्चे आपस में बैठ के इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सभी अपने अपने घर के बता रहे हैं कि हमारे घर में यह खाना बना था, हमारे घर में ऐसा था, हम सब ऐसा खाए थे। आपस में गतिविधि कर रहे हैं। बच्चे खुले माहौल।
में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है कि उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। यहाँ पे कहने का यही तात्पर्य है दोस्तों, आप जब बच्चों से इस तरीके से काम कराएंगे, इस तरीके से बात करेंगे, तो बच्चे बोलने में उनकी जो डर है वह ख़त्म होगा। जब बच्चे का डर ख़त्म होगा तभी वह आपसे हर चीज़ का जवाब पूछ सकता है, हर क्वेश्चन कर सकता है, जवाब दे सकता है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शांत रहते हैं, पीछे बैठे रहते हैं। आप कुछ बोलोगे, सुन लेंगे, जवाब नहीं देंगे। उनकी समस्या यही होती है कि आप उनकी गतिविधि सही से नहीं हुई है। लेकिन जब आप इस तरीके से उनसे काम कराएंगे तो वह जाहिर सी बात है सोचने और समझने में तीव्र होंगे। वही आगे कह रहे हैं कि बच्चे जैसे कोई बच्चा सोचता है कि आज हमने खाना नहीं खाया, खा के आया कि क्या खा के आया। जब सभी अपनी अपनी बातें खुल के रखेंगे, हमने यह खाया, हमने वह खाया, वो जितनी भी उनका डर रहेगा सब खत्म हो जाएगा। इस तरीके से एक टीचर को हर समय बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कैसा दोस्तों? मित्रवत करना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द आता है आपका मित्र आता है और मित्रवत आता है। मित्र और मित्रवत दोनों अलग अलग हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मित्र होता है, दोस्त होता है, जैसे दोस्त हुआ मित्र उसे हम कहते हैं। और मित्रवत दोस्त जैसा होता है लेकिन दोस्त नहीं होता। आप कभी भी अपने बच्चों को दोस्त नहीं बनाना है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको मित्रवत बनाना है, दोस्त जैसा रहे लेकिन दोस्त ना रहे। आगे करें, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते हैं जो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वो चीज़ खाते ही नहीं हैं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर के कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने भी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वो खा लो फिर तब जाओ ना। बेटा आज तो एक मिनट बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यह नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। कौन कहा? दादी। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इसको आपको सोचना होगा कि करें दाल में चीनी डालकर, दाल में चीनी डालने, शक्कर डालने के लिए बोल रहे हैं। तो आप वो सोचिए कि वो लोग नागपुर गए हैं, लेकिन ऐसा कहाँ का खाना होता है जहाँ पे हम सब दाल में शक्कर डाल के यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं, करेंगे। माँ ने जवाब दिया, मैंने चख रखा है, बहुत बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इतनी ढेर सी सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी रोना शुरू कर दिया। यह सब ऐसे चुप नहीं होंगे, इसे भूख लगी है, कहते हुए मम्मी ने छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे दोस्तों भोजन की बात कर रहे हैं कि भोजन को कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, बच्चा है जो भूख लगी है। एक छोटा सा बच्चा था, वो भी रोने लगा। अगर कोई रोने लगा, छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है कि जब बच्चा रोता है तो ज़्यादा से ज़्यादा गेस यही करते हैं कि हाँ उसको भूख लगी होगी। जब छोटा बच्चा एक बेबी रोने लगता है तो उसको भूख से ही कनेक्ट करते हैं। आगे हम समझते हैं इसको। करें कि हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से
कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है, कुछ चीज़ों को आसानी से पैदा हो, जो चीज़ें आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वो ज़्यादा खाया जाता है। क्या, उसको हम देखते हैं। जस्ट ऊपर दिया है, इन चीज़ों में तुम ज़्यादा खाते हो उन पर निशान लगाओ। तुम जो ज़्यादा खाते हो उस पर निशान लगाने के लिए बोल रहे हैं कि चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा या फिर जौ। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होती है उसको ज़्यादा ही यूज किया जाता है। अगर आपके यहाँ गेहूँ ज़्यादा हो रहा है तो फिर गेहूँ का यूज ज़्यादा होता है, अगर चावल हो रहा है तो चावल का यूज ज़्यादा होता है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आपको बताना है, गेहूँ है और चावल है। गेहूँ से क्या क्या बन सकता है, लिखें रोटी, हलवा, या फिर चावल से डोसा, पुलावा, और क्या क्या बन सकता है उसको आपको सोचना है, उसको इसमें लिखना है। अगला हम देखते हैं, कह रहे हैं आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं कि उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। कौन है? लीचेन। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को साफ खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी साफ खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहु फेन खाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मतलब आप ऐसे समझिए कि हांगकांग के लोग साफ खाते हैं, क्योंकि बच्चा बोल रहा है ना कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। कहाँ पे रहती हूँ? हांगकांग में रहती हूँ। अगला पॉइंट समझते हैं। मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे तो यह तो नारियल के तेल से बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही ना। अब यहाँ पे दो जगह के मछली खाने की बात करें। पहला कश्मीर में, यहाँ पे करें सरसों के तेल से बनी मछली बहुत पसंद है। और गोवा में अगर वहीं बात करें तो वहाँ नारियल, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पैदा होता है। अब जब जाहिर सी बात है ना, नारियल ज़्यादा होता है तो हर चीज़ में नारियल यूज़ करते हैं खाने बनाने में। मतलब कोई भी चीज़, नारियल की चटनी मिलेगी, नारियल, हर चीज़ में वो सब नारियल ही यूज़ करते हैं। अगला कह रहे हैं, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टीपो को मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? टॉमस बोल रहे हैं। अब देखिए, बच्चों से भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन से विविधता का सम्मान दें। अब देखिए दोस्तों, अगर बच्चा अलग अलग जगह के हैं, उनके भोजन के बारे में पूछिए, उनके रहन सहन के बारे में पूछिए। इस तरीके से पूछेंगे तो ये सारी गतिविधियों के द्वारा सभी बच्चे जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पे टॉमस था, जूनी था और लिचेन था। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए जूनी को नहीं पता होगा कि हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, तुरंत जान जाएंगे, मतलब हांगकांग के लोग सांप खाते हैं। अगर लीचेन को नहीं पता होगा, इसको पता होगा गोवा में नारियल ज़्यादा होता है, वहाँ पे नारियल तेल से सब्जी या फिर हर चीज़ बनता है। इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर निशान लगाओ। ये तुम्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हो। कुछ केस में दिए गए हैं ऑप्शन, उसको आपको करना है। अगला चैप्टर है दोस्तों आपका बिन बोले बात। कौन है? बिन बोले बात। तुम चुप रहो, तुम कह रहे हैं कि चुप तुम रहो, चुप हम रहें। अब इसकी हम जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ते हैं पहले। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे साथ साथ के गुट में बट जाएं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि एक खेल खेलने की बात कर रहे हैं कि जैसे आपको इसमें बोलना नहीं है, लेकिन अपनी बात एक बच्चे को दूसरे तक पहुँचाना है। साथ साथ के गुट में सारे बच्चे बैठ गए हैं। इसमें सांकेतिक भाषा का यूज किया जाएगा। कैसा दोस्तों? सांकेतिक भाषा का बोलना किसी को कुछ नहीं है,
बस आपको संकेत के जरिए अपने हाथ के इशारा, आँख के इशारा, मुंह के इशारे से आपको बताना है। आगे हम देखते हैं, इस खेल में तुम्हारी टीचर भी सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुटों में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुरूप मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले इस सभी को अपनी बातें दूसरों तक पहुँचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बातें कहनी है, जैसे आँख से, चेहरे के हाव भाव से या फिर हाथ के इशारे से। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुटों एक एक करके आएँ, सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वाले को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। कैसा लगा यह खेल? देखिए, अगर हम इस खेल को कराने का मकसद ही समझने का प्रयास करें तो इसका यही मकसद होता है। इस तरीके से गतिविधि, अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो बोल नहीं पाता, तो फिर उसके लिए यह गतिविधि बहुत ही लाभदायक होगी। इसके ज़रिए वह भी समझेगा ना कि हमारे जैसे सभी बच्चे हैं। सभी इस तरीके से गतिविधि आपको बच्चों को करानी चाहिए कि बिना बोले ही अपनी बातें कहने में वह प्रयास करेंगे। अभी आप भी बच्चे से बोलें कि आप ऐसा 4 लोग मिल के ऐसे नाटक तैयार करिए, कहानी तैयार करिए जिसको आपको प्रेजेंट करना है। बिना बोले ही आप सिर्फ हाथ से इशारा करिए कि हाँ, हम इस कहानी को प्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर पेड़ का इशारा करें तो पेड़ की तरह बनाएं, हम पेड़ बता रहे हैं। घर बना रहे हैं तो घर की तरह इशारा करिए, हम घर को बता रहे हैं, इससे जुड़ी हुई कहानी है। इस तरीके से गतिविधि करानी चाहिए। कह रहे हैं कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएँ, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएँ, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाएँ। अब इसमें यह भी करें दोस्तों, आप ऐसे चीज़ को मत चॉइस के लिए जो समझ ही ना पाएँ बच्चे। ऐसी कहानी दे दें जो बच्चे समझ ही ना पाए, जान ही ना पाएँ। आप उस चीज़ को चुनिए जो बच्चे के लिए सरल हो। सबसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल का यूज कर सके उस चीज़ का यूज लीजिए। जब सरल रहेगा तभी बच्चे का मन भी लगेगा वह करने में। अगर कोई कठिन कहानी दे देंगे तो फिर वह पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा करने में भी वह अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे चित्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे से। वही कह रहे हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग जो बोल या सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातों इशारों से समझाते हैं। दूसरों की बातें वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कोई गाता अच्छा है तो कोई कविता अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ तो बहुत तेज से दौड़ते हैं। कोई चित्र अच्छे बनाता है, कोई सुर में गा पाता है। हम सब अपनी अपनी तरह में खास हैं, इसीलिए स्कूल इसीलिए तो है कि सभी बच्चों के एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों के स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। आओ एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी पूरी कहानी की बात हम समझने का प्रयास करें तो इसमें यही कहा गया है कि सभी बच्चा सभी चीज़ में निपुण नहीं होता। कुछ बच्चे अच्छा गा लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छा लिख लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छा कहानी बता लेते हैं, कुछ मतलब ये सब के बच्चे अलग अलग एक विशेषता होती है। जब वो सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषता बताएंगे सभी दूसरे से, तो एक दूसरे सभी जानेंगे कि हाँ वह गाना बहुत अच्छा गाता है, ऐसे गाता है, उसको गाने का प्रयास करेंगे। इससे उनका भी विकास बहुत अच्छे से होगा। अब इसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि मेरी बहन सुन नहीं सकती। इसमें एक कहानी की बात कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। कैसी हैं दोस्तों? अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। बच्चों को अपने अनुभव को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। कह रहे हैं कि हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं। बच्चों तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वे कितना कुछ समझाते हैं। अब देखिए, समझते भी हैं। देखिए दोस्तों, अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो अभी आपके क्लास में है या फिर आपके परिचय में है कोई भी बच्चा है, अगर वह गुस्से में है या फिर प्रसन्न में है, आप उसके चेहरे का हाव भाव से पता चल जाता है कि हाँ, यह बच्चा गुस्से में आज है कि खुशी में है। इसी तरीके से आपको नाटक को भी प्रस्तुत करना था कि आप चेहरे से पता चल जाए कि हाँ, गुस्से का सीन है कि या फिर इमोशनल का सीन है या फिर हंसी का सीन है। इसी तरीके से आपको प्रस्तुत करना था। कह रहे हैं कि अपने आसपास के छोटे बच्चों करीब 6 से 8 महीने को देखो, वे अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब 6 से 8 महीने का बच्चा होता है तो ना बोल पाता है, लेकिन वह तब भी हर चीज़ का इशारा करता है, हर चीज़ बताता है और उसकी माँ हर चीज़ समझ जाती है। भूख लगेगी तो रोएगा, हाथ पटकेगा, हर चीज़ का इशारा इसी तरीके से बताता है। कह रहे तुम सोच रहे होगे कि एक ऐसा चेहरा है, नीचे चेहरा दिया गया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसे दुखी बनाना है। किस तरीके से बनाना है? आफ्ताब है जिसका खिलौना टूट गया है, वह दुखी है, कैसा उसका चेहरा है, कैसा चेहरा होगा उसको आपको कंप्लीट करना है। यह जूली है, यामने है, मतलब यह सारी गतिविधियां आपको करना है। बच्चों की अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों से इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। किसका दोस्तों? सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। वो यहाँ कह रहे हैं चेहरे के देख कर पता चल जाता है कि कौन दुखी है और कौन खुश है। यहाँ पे कुछ हाथ के इशारे से चित्र बनाने के बारे में बता रहे हैं कि नीचे चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। हाथ से इशारा करके बताने का प्रयास करें। जब इस तरीके से अगर गतिविधि से आप बच्चों को सिखा दिए, वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि वह जहाँ भी जाएगा, घर पे जाएगा, सबको करके दिखाएगा, कहीं पे जाएगा, किसी नए बच्चे से मिलेगा, दिखाएगा, देखो हम ऐसे कर लेते हैं, तुम भी कर लेते हो। इस तरीके से गतिविधि बच्चों को कराना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं चित्र में देखकर अनुमान लगाओ, इन पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ, उस कहानी पर बातचीत भी करो। एक चित्र दिखा रहे हैं, इस पर कहानी बनाने के लिए बोल रहे हैं। आप इस गिलहरी को देखकर कोई भी कहानी बना सकते हो। हाँ, गिलहरी है, खाना बना रही है, ऐसा है, मतलब अपने मन से आप कहानी बनाइए और इसको क्लास में प्रेजेंट करिए। अब अगला चैप्टर आपका है पंख फैलाए उड़ते जाएं। ये दोस्तों, यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हम क्लास में प्रयास करेंगे कि आप क्लास 3 का NCERT जो EVS है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर तब हम सब क्लास 4 का शुरू करेंगे। इसे हम 2 पार्ट में रखते हैं, एक यह रहेगा, एक अगला पार्ट रहेगा। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।